नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में आप लोगों का चल रहा था मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष में ही आज पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। और मौर्योत्तर काल तक की जितनी भी डायनेस्टी थी वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज आप लोगों की 18 नंबर की क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 17 क्लासें हो चुकी हैं। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उनमें सबसे पहले बात करते हैं हिंद यूनानी आक्रमण की। तो इनका मूल स्थान या ओरिजिन माना जाता है बैक्ट्रिया, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, बैक्ट्रिया माना जाता है। और भारत में प्रथम शासक हुआ हिंद यूनानियों का डेमेट्रियस प्रथम। भारत में प्रथम शासक हुआ हिंद यूनानियों का डेमेट्रियस प्रथम। तो बैक्ट्रिया में जो शासन चलता था वो चलता था सेल्यूकस निकेटर का उस समय, और सेल्यूकस निकेटर का शासन चलता था यहाँ पर। और 250 BC में यहाँ पर शासन चलता था सेल्यूकस निकेटर का। और 250 BC में लगभग यहाँ पर बैक्ट्रिया का राज्यपाल हुआ करता था डियोडोटस। यहाँ पर राज्यपाल हुआ करता था 250 BC में डियोडोटस। तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ डियोडोटस द्वितीय। तो डियोडोटस जो द्वितीय है, इसको ही हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बैक्ट्रिया में। हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बैक्ट्रिया में। और उसके बाद में उसका अगला शासक हुआ डेमेट्रियस, और जो प्रथम शासक बना भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक बना हिंद यूनानियों का डेमेट्रियस। और इसी ने 183 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बनाई साकल पंजाब में। और इसी समय बैक्ट्रिया में एक और यूक्रेटाइट्स के द्वारा विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से पराजित होना पड़ा। और डेमेट्रियस प्रथम को बैक्ट्रिया से पराजित होना पड़ा। और यूक्रेटाइट्स जो था इसने भी भारत में आया, ये भी भारत में आया, और इसने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना जीत कर अधिकार किया, कुछ भागों को जीतकर उस पर अधिकार किया, और इसने भी अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला। तो यूक्रेटाइट्स ने भी राजधानी बनाई तक्षशिला। उसके बाद में क्या हुआ, डेमेट्रियस के बाद भारत में हिंद यूनानियों एवन को दो शाखाओं में विभाजित होना पड़ा, या दो शाखाओं में बढ़ गया। एक तो कहलाया डेमेट्रियस वंश, एक कहलाया यूक्रेटाइट्स। तो ये दो भागों में विभाजित हुआ, एक तो डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइट्स। तो एक तो कहलाया डेमेट्रियस वंश। तो डेमेट्रियस वंश का सबसे महान शासक जो ग्रेट रूलर कहलाया वो कहलाया मिनांडर। तो मिनांडर कहलाया, जो 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 BC या ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। और इसने पहले पुष्यमित्र शुंग को हराया, बाद में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको पराजित किया गया। मिनांडर को पराजित किया गया। और मिनांडर के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है बौद्ध टेक्स्ट से, बौद्ध ग्रंथ से, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो से मिनांडर के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसी बौद्ध ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है कि मिनांडर का दूसरा नाम, या मिनांडर को जो मिलिंद कहा गया है, बौद्ध ग्रंथ में ही मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। और इसी मिलिंद पन्हो से हमको एक जानकारी और मिलती है कि जो मिनांडर था इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसको बौद्ध शिक्षाएं दी गई। और मिलिंद के बारे में एक जानकारी हमको कौशाम्बी अभिलेख से भी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि ये उत्तर पश्चिम में राज करता था, लेकिन ये गंगा यमुना दोआब तक आया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत में स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए। तो सर्वप्रथम भारत में जो स्वर्ण सिक्के चलवाए वो हिंद यूनानियों के द्वारा चलवाए गए। सर्वप्रथम वो हिंद यूनानियों के द्वारा चलवाए गए। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड वंश जो है वो यूक्रेटाइट्स वंश कहलाया यहाँ पर, जिसकी राजधानी हुई तक्षशिला। और यूक्रेटाइट्स वंश का जो प्रतापी शासक कहलाया वो एंटियालकिड्स कहलाया। वही एंटियालकिड्स जिसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में राजदूत भेजा था, और राजदूत था हेलियोडोरस। राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। और इसी हेलियोडोरस के द्वारा विदिशा में एक स्तंभ की स्थापना करवाएगी, जो स्तंभ कहलाया गरुड़ स्तंभ। इसी हेलियोडोरस के द्वारा जो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, वहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई किसने, हेलियोडोरस ने। और इस पर इसने वासुदेव अंकित करवाया। जब इसने इस पर वासुदेव अंकित करवाया तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि ये भागवत धर्म अपनाया होगा इसने। तो ये जानकारी मिलती है जब इसने वासुदेव अंकित करवाया गरुड़ स्तंभ पर, तो जानकारी ये मिलती है कि इसने भागवत धर्म अपनाया होगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों का इतना हिंद यूनानियों का कॉन्सेप्ट जो था, या हिंद यूनानियों का जो आक्रमण था, वो आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो हिंद यूनानी आक्रमण था वो आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इतना
कि जो प्रथम शासक हुआ भारत पर हिंद यूनानियों का आक्रमण करने वाला वो था डेमेट्रियस प्रथम, इतना याद रखिएगा। और डेमेट्रियस वंश का एक सबसे महान शासक कहलाया मिनांडर, और इसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया, और इसको ही बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनव में मिलिंद कहा गया या बौद्ध धर्म अपनाया। किसने इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म मिलिंद पनव से मिलती है, और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा ही इसको बौद्ध शिक्षाएँ दी गई। और उसके बाद में कौशाम्बी अभिलेख से एक जानकारी ये भी मिलती है मिलिंद के बारे में कि ये उत्तर पश्चिम में तो राज कर ही रहा था, लेकिन ये गंगा यमुना के द्वार तक आया था। और भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए? हिंद यूनानियों के द्वारा चलवाए गए। उसके बाद में यूक्रेटाइड्स वंश आया जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और इसका प्रतापी शासक था वो एंटियालकिड्स था। तो इतना यहाँ तक आप लोगों का हिंद यूनानी जो आक्रमण था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे सीथियन आक्रमण की, या जिसको शक कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। बात करते हैं मरणोत्तर काल के ही सीथियन की। सीथियंस या जिनको शक कहा जाता है, सीथियंस या जिसको शक कहा जाता है, इनकी बात करते हैं। इनका जो मूल स्थान था वो था मध्य एशिया। इनका जो मूल स्थान था, ओरिजिन था, वो था मध्य एशिया। और भारत में इनकी 5 शाखाएं हुई। एक तो अफगानिस्तान, और दूसरी इनकी एक उत्तर में 2 शाखाएं हुई और पश्चिम में भी 2 शाखाएं हुई। उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट में भी इनकी 2 शाखाएं हुई। नॉर्थ और वेस्ट में भी 2 शाखाएं इनकी हुई। तो उत्तर में जो हुई वो हुई तक्षशिला और मथुरा, और जो पश्चिम में हुई वो हुई नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये तो हो जाएंगी तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी। तो सीथियंस का जो मूल स्थान माना जाता है वो मध्य एशिया माना जाता है, और इनकी 5 शाखाएं हुई भारत में। एक तो अफगानिस्तान में हुई, दूसरी उत्तर की तरफ इनकी एक तक्षशिला, एक मथुरा, और पश्चिम की तरफ एक नासिक और एक उज्जैन। तो ये 5 शाखाएं हो गई सीथियंस की। या ये इस तरीके से कह सकते हैं, ये भारत में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में विभाजित थे, एक तो उत्तर और पश्चिम में। 2 क्षेत्रों में विभाजित थे, एक तो उत्तर और पश्चिम में। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मथुरा के जो सीथियंस हैं उसके बारे में। मथुरा के जो शक हैं, या इनको शक भी कहा जा सकता है, शक भी कहा जाता है, यहाँ पर नोट कर लेना, शक भी आल्सो नोन एज शक। इनको शक भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मथुरा के शक के बारे में। तो मथुरा के शक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मथुरा के शक हैं, ये पहले मालवा में रहा करते थे। प्रारंभिक रूप से मालवा में रहा करते थे, लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर एक शासक हुआ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने 5700 BC में इनको मालवा से भगा दिया। मथुरा के जो शक थे, तो यहाँ का एक शासक हुआ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के द्वारा इनको 57 BC में मालवा से भजा दिया गया। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ से भगा दिया गया, और यहाँ से भागकर ये बस गए जाके मथुरा में। तो इन्हीं के जीत के उपलक्ष्य में 57 BC में विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलवाई गई। विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का कब स्टार्ट हुई? 57 BC में। किसके द्वारा चलवाई गई? विक्रमादित्य के द्वारा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा। कब? मथुरा के शकों को बजाने के उपलक्ष्य में, जो मथुरा में आके बस गए, मालवा के शकों को बजाने के उपलक्ष्य में। तो ये जो मथुरा के शक थे, ये मालवा उज्जैन में ही शासन करते थे, और उज्जैन के ही शासक विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में इनको यहाँ से भगाकर बजा दिया गया मालवा से, और ये जाके बस गए मथुरा में। और फिर उसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में यहाँ पर विक्रम संवत चलवाई गई। अब बात करते हैं आगे नासिक के शक के बारे में। अब बात कर लेते हैं नासिक के शक के बारे में।
तो नासिक के शक के बारे में बात करते हैं। नासिक के शक में दो महान शासक भूमक और एक हुआ नेहपान। दो महान शासक हुए कौन? एक भूमक और एक नेहपान। तो नेहपान की मृत्यु गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई। इसकी हत्या गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा हत्या। तो नेहपान की जो हत्या की गई वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई और इसको नेहपान का महानतम शासक माना जाता था। नेहपान को नासिक का महानतम शासक माना जाता था। नासिक शकों का महानतम शासक माना जाता था। किसको महानतम शासक माना जाता था? नेहपान को। उसके बाद में अब बात करते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं उज्जैन के शक के बारे में। तो उज्जैन के शक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का उज्जैन के शक का जो सबसे महानतम शासक माना गया वो माना गया रुद्रदामन। सबसे महानतम शासक कौन माना गया? रुद्रदामन। सबसे महानतम शासक माना गया रुद्रदामन, जिसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी ये भी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, रिनोवेशन करवाया था सुदर्शन झील का। जूनागढ़ अभिलेख से ही हमको जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन के द्वारा ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया ही किसने था? रुद्रदामन ने। तो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया किसने था? रुद्रदामन ने। और जो इसके बारे में और जूनागढ़ अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस वंश का उज्जैन शक का जो अंतिम शासक हुआ, उज्जैन शकों का जो अंतिम शासक हुआ, उज्जैन शकों का जो अंतिम शासक हुआ वो कहलाया रुद्रसेन तृतीय। ये तो था रुद्रदामन, अब कहलाया रुद्रसेन तृतीय। अंतिम शासक जो कहलाया वो कहलाया रुद्रसेन तृतीय। और रुद्रसेन तृतीय तो शकों का जो अंतिम शासक कहलाया वो कहलाया रुद्रसेन तृतीय। तो शक वंश का जो अंतिम शासक कहलाया वो रुद्रसेन तृतीय। और इसकी हत्या की गई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। तो इसकी हत्या की गई थी, ही किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी हत्या की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसकी हत्या की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और इसकी हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, क्योंकि इन्होंने भारत से शक वंश का समापन किया था या समाप्त किया था। शक वंश को इन्होंने नष्ट किया था भारत से। और सबसे पहले जो शकों को भगाया था मालवा से या उज्जैन से वो भगाया था विक्रमादित्य ने। तो उसी के कारण से कि इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो शकों को भगाया था वो भगाया था विक्रमादित्य के ही द्वारा भगाया गया था। और बाद में जो शकों का नष्ट नाबूद किए गए, यानी कि जो यहाँ से समाप्त किए गए, नष्ट किए गए भारत से शक वंश का नष्ट किया गया, वो किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसी वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई किसकी? विक्रमादित्य की। तो यहाँ पर ये भारत में शक वंश का समापन किया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, इसी वजह से इनको और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सीतियंस या शक आक्रमण था उसके बारे में आप लोग का यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब बात करते हैं पार्थियंस या पहलव की, जिनका ओरिजिन माना जाता है या मूल स्थान माना जाता है। जिनका ओरिजिन या मूल स्थान माना जाता है ईरान। जिनका मूल स्थान माना जाता है ईरान। पहलव या पार्थियंस जिसका मूल स्थान माना जाता है ईरान।
और भारत में पहलव का प्रथम शासक जो हुआ वो हुआ तो पहलव वंश का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन सा हुआ? संस्थापक कौन हुआ भारत में? मिथ्रोडेटस फर्स्ट। तो भारत में पहलव वंश या पहलव का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? प्रथियंस का तो हुआ मिथ्रोडेट्स प्रथम। और इस वंश का महानतम शासक था गोंदोफर्निस। महानतम शासक जो हुआ वो हुआ गोंदोफर्निस। तो पहलवों में जो महानतम शासक हुआ वो हुआ गोंदोफर्निस। और गोंदोफर्निस तो इसने शासन किया था, जो गोंदोफर्निस ने वो किया था 20 से लेकर 41 ईस्वी तक, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में शासन किया था गोंदोफर्निस ने। और इसी के शासनकाल में इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो तक्षशिला, राजधानी जो बनाई थी वो तक्षशिला बनाई थी। और इसी के शासनकाल में, गोंदोफर्निस के शासनकाल में, प्रथम ईसाई सेंट थॉमस आए थे भारत में। प्रथम ईसाई सेंट थॉमस कब आए थे? फर्स्ट सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी में भारत में प्रथम ईसाई कौन आए? सेंट थॉमस। भारत में प्रथम ईसाई आए सेंट थॉमस फर्स्ट सेंचुरी में। तो सेंट थॉमस जो भारत में प्रथम ईसाई आए, सेंट थॉमस, तो ये क्या हुआ? प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में चले गए और दक्षिण भारत में इनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। कहाँ पर? ये प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए ये दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर हत्या की गई? दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनकी, दक्षिण भारत में इनकी हत्या कर दी गई, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई सेंट थॉमस की। भारत में जो प्रथम ईसाई थे सेंट थॉमस, तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत चले गए और वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई सेंट थॉमस की। तो परथियंस या पहलव का इतना ही है आप लोगों का। परथियंस और पहलव यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बात करते हैं कुषाण की। तो अब बात करते हैं कुषाण की या कुषाणों की। कुषाण या कुषाणाज। तो अब बात करते हैं कुषाण की। इनका ओरिजिन माना जाता है पश्चिमी चीन, वेस्ट चाइना। इनका मूल स्थान माना जाता है पश्चिमी चीन या वेस्ट चाइना। इनका मूल स्थान माना जाता है पश्चिमी चीन या वेस्ट चाइना। तो इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो पश्चिमी चीन या वेस्ट चाइना माना जाता है। तो इंडिया में जो प्रथम शासक हुए कुषाणों के इंडिया में, वो हुए कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस जो रहे थे 15 से 65 ईस्वी तक। प्रथम शासक हुए कुजुल कडफिसस जो रहे थे 15 से 65 ईस्वी तक। इसने क्या किया था? कुजुल कडफिसस ने, इसने ही तांबे के सिक्के चलवाए थे और उत्तर पश्चिमी भाग तक इसने अधिकार किया। उत्तर पश्चिम तक अधिकार किया या शासन किया। उत्तर पश्चिम तक
शासन किया और तांबे के सिक्के चलवाए। किसने? कुजूल कड़फिसस ने तांबे के सिक्के चलवाए। जो प्रथम शासक हुआ भारत में कुषाणों का, कुजूल कड़फिसस। और उसके बाद में बात करते हैं सेकंड शासक हुआ या रूलर हुआ, दूसरा शासक जो हुआ वो हुआ बिम कड़फिसस। दूसरा शासक हुआ कुषाणों का वो हुआ बिम कड़फिसस, जो लगभग रहा था 65 से 78 ईस्वी तक। बिम कड़फिसस इसने अपने शासनकाल में क्या किया, और लेकिन ये एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। ये भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये कुजूल कड़फिसस नहीं, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिम कड़फिसस। ये भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? बिम कड़फिसस। और लेकिन प्रथम शासक जो था वो था कुजूल कड़फिसस। और इसके द्वारा भी तांबे और उसके सोने के सिक्के चलवाए गए, कॉपर और गोल्ड के कॉइन्स। तांबे और सोने के सिक्के चलवाए। किसने? बिम कड़फिसस ने अपने शासनकाल में तांबे और सोने के सिक्के चलवाए। बिम कड़फिसस ने अपने शासनकाल में। और साथ ही साथ इसने इस सिक्कों पर एक तरफ तो लिखवाई इसने खरोष्टी लिपि और एक तरफ लिखवाई इसने यूनानी लिपि। तो इन सिक्कों पर एक तरफ तो मिलती थी खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि। तो ये दोनों लिपियों में थे, खरोष्टी और यूनानी लिपि। तो एक तरफ तो इसने खरोष्टी लिपि और एक तरफ तो यूनानी लिपि। और इन सिक्कों पर इसने पार्वती और शिव पार्वती और नंदी के चित्र मिलते हैं। शिव पार्वती और नंदी के चित्र मिलते हैं। तो इन्हीं सिक्कों पर किस किस के चित्र मिलते हैं? चित्र मिलते हैं शिव, पार्वती, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित मिलती है। तो इन्हीं सिक्कों पर शिव, पार्वती, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित मिलती है। तो इससे यह पता लगता है कि ये शैव धर्म का फॉलोअर रहा होगा या अनुयायी रहा होगा, क्योंकि इसने अपने जो शासनकाल में सिक्के चलवाए तांबे और सोने के, उस पर शिव, पार्वती, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित मिलती है। और जो सिक्के थे वो खरोष्टी, एक तरफ तो खरोष्टी लिपि थी और एक तरफ यूनानी लिपि थी। और इस का सबसे महानतम शासक जो हुआ वो हुआ इसमें कनिष्क। कुषाणों का सबसे महानतम शासक हुआ कनिष्क। सबसे महानतम शासक जो हुआ कुषाणों का वो हुआ कनिष्क। तो कुषाणों का जो सबसे महानतम शासक हुआ जो कुषाणों का वो हुआ कनिष्क। जो सबसे महानतम शासक हुआ वो हुआ कनिष्क। और ये रहा था 105 से 78 से 105 ईस्वी तक रहा था। कौन? कनिष्क। कनिष्क रहा था 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक सबसे महानतम शासक। तो इसी ने क्या किया था 78 ईस्वी में शकों को पराजित कर अपना राज्याभिषेक कराया। और इसी उपलक्ष्य में इसने क्या चलवाई?
78 ईस्वी में ही इसने कौन सी संवत चलवाई? 78 ईस्वी में ही इसने 78 ईस्वी में ही इसने शक संवत चलवाई। शक संवत चलवाई जो कि राष्ट्रीय संवत है हमारी इंडिया की। शक संवत चलवाई जो कि राष्ट्रीय संवत है हमारे इंडिया की। 78 ईस्वी में इसी उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलवाई और तो इसने कश्मीर में शकों को पराजित किया था और 78 ईस्वी में ही इसने शक संवत चलवाई जो कि हमारे इंडिया की या भारत की राष्ट्रीय संवत है। और अपने शासनकाल में इसने चतुर्थ बौद्ध महासंगीति करवाई और इसने चतुर्थ बौद्ध महासंगीति करवाई। तो इसके बाद में आगे देखिएगा, अपने ही शासनकाल में इसने चतुर्थ बौद्ध महासंगीति करवाई। इसी बौद्ध महासंगीति में कहाँ पर करवाई थी इसने? कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में करवाई थी। और इसी बौद्ध महासंगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हुआ था, एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान और एक महायान, तो दो भागों में विभाजित हुआ था इसी बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हीनयान और महायान ये किसके द्वारा करवाई गई थी? कनिष्क के द्वारा। हीनयान और महायान। और इसी के शासनकाल में मूर्ति कला की शुरुआत हुई। इसी के शासनकाल में मूर्ति कला की शुरुआत हुई और ये शुरुआत दो शैलियों में हुई, एक गंधार शैली में, एक मथुरा शैली में। एक गंधार शैली में और एक मथुरा शैली में। तो इसी सब के शासनकाल में मूर्ति कला की शुरुआत हुई, एक गंधार शैली में और एक मथुरा शैली में। और मथुरा की जो शैली हुआ करती थी वो काले पत्थर से बनाई जाती थी और ये भूरे पत्थर से, भूरी मूर्ति बनाई जाती थी या भूरे पत्थर से मूर्ति। और ये जो बनाई जाती थी काले पत्थर से मूर्ति। ये बनाई जाती थी काले पत्थर से, ये भूरे पत्थर से। गंधार शैली वाली, ये जो गंधार शैली वाली मूर्ति थी वो बनाई जाती थी, सॉरी, काले पत्थर से। ये काले से थी और ये भूरे से। ये भूरे पत्थर से थी मथुरा वाली, और गंधार शैली जो हुआ करती थी उसमें काले पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाई जाती थी, और जो मथुरा शैली थी उसमें भूरे पत्थर काटकर मूर्तियां बनाई जाती थी। और बात करते हैं आगे। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी वो मथुरा में बनाई गई थी, मथुरा शैली में बनी थी। भारत में जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो भारत में बनी थी वो बनी थी मथुरा शैली में। मथुरा शैली में, मथुरा शैली में बनी थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति। और उसके बाद और इसी के दरबार में दो बौद्ध भिक्षुक थे, दो बौद्ध भिक्षुक थे। एक तो था वसुमित्र और एक था अश्वघोष। एक तो था वसुमित्र और एक था अश्वघोष। और इसी के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करता था, महान चिकित्सक हुआ करता था, चरक। इसी के शासनकाल में एक चिकित्सक हुआ करता था, प्रसिद्ध महान चिकित्सक चरक, जिसने चरक संहिता का लिखी थी, चरक संहिता की रचना की थी। महान, एक महान चिकित्सक हुआ करता था इसी के शासनकाल में या इसी के दरबार में चरक, जिसने चरक संहिता लिखी थी, जिसने चरक संहिता लिखी थी, जिसने चरक संहिता लिखी थी, चरक हुआ करता था। और इसने भी अपने शासनकाल में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। इसने अपने शासनकाल में, कनिष्क ने शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए, शुद्ध स्वर्ण सिक्के
चलवाए। किसने? कनिष्क ने अपने शासन में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो मौर्योत्तर काल के जो भी इन्वेजन थे, फॉरेन इन्वेजन थे और विदेशी आक्रमण थे, वो आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो इसमें कनिष्क के बारे में भी आप लोगों का हो गया है, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद में चलेगा आप लोगों का गुप्ता पीरियड। तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में गुप्ता पीरियड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।